अमृता, जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सकारात्मक होनी चाहिए और उसमें अच्छे विचारों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बताएं कि खूबसूरत वो हाथ हैं जो कठिन समय में किसी जरूरतमंद का सहारा बन जाते हैं। खूबसूरत वो जज्बात हैं जो किसी की भावनाओं को समझ जाएं और खूबसूरत वो दिल है जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। क्या बात है पराक्रम। जिंदगी दरअसल खूबसूरत तभी बनती है जब हम उसे खूबसूरत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये कोशिश होती है हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। जब हम किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसका सहारा बनते हैं तो यकीन मानिए उस व्यक्ति से ज़्यादा खुशी आपको खुद मिलेगी, क्योंकि आप किसी की हिम्मत बढ़ा रहे होते हैं। आपकी अच्छाई ही दरअसल आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए खुले मन से सबके लिए मदद का हाथ बढ़ाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए हेलो इंडिया में सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज खास क्या है। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। हेलो इंडिया में आज होगी आपके काम की बात भी। हमारे खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज में देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात आपको बताएंगे और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको देंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे बढ़ते तापमान की वजह से फलों के राजा आम की फसल पर क्या हो रहा है असर, क्यों हो रही है कम पैदावार। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज के दिन और आज की तारीख से जुड़ा इतिहास। और इसके साथ ही होगा बहुत कुछ खास हेलो इंडिया में। अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए मेरे और पराक्रम के साथ। पराक्रम, आगाज करते हैं और सबसे पहले हम राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी अनुमान पर आपत्ति जताई है और इसके लिए उपयोग किए गए मैथमेटिकल मॉडल्स पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता को देखते हुए कोरोना से बड़ी संख्या में हुई मौतों का अनुमान लगाने का डब्ल्यूएचओ का तरीका उचित नहीं है। इसमें उपयोग किए गए मॉडलों की वैधता, विश्वसनीयता और डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण की व्यवस्था भी बेहद मजबूत है, जिससे हमारे पास प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से पेश किए गए नए अनुमान के मुताबिक भारत में 2020-21 के दौरान कोरोना से 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। ज्यादातर मौतें दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज G2 कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। G2 कनेक्ट 2022 गंगाधाम NX पुणे में 6-8 मई तक आयोजित किया जा रहा है। एक 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र शामिल होंगे। इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित ये मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाएगा। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डिमाओ भारत दौरे पर हैं। आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान नवंबर 2020 में वर्चुअल समिट में शुरू की गई एक्शन प्लान 2020 से 24 के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। दोपहर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठक होगी। गुरुवार को उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे छात्रों को संबोधित करेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय 2 साल के अंतराल के बाद अपना वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है। 2019 में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी उपराष्ट्रपति शामिल हुए थे।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बिहार और तेलंगाना की एक सीट है। 12 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 मई को होगी। 30 मई को इन सीटों पर मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के एकीकरण की चल रही प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल संयुक्त क्षमता बल्कि दक्षता बढ़ाना है। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना को एक एरोस्पेस बल बनने और देश को उभरते खतरों से बचाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। गुरुवार को राजनाथ सिंह राजधानी दिल्ली में वायुसेना द्वारा आयोजित पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार 9 सीटें आरक्षित होंगी। और मौसम विभाग ने 7 मई से उत्तर पश्चिम मध्य भारत में ताजा लू की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक 7 मई से उत्तर पश्चिम भारत में और 8 मई से मध्य भारत में नए सिरे से हीट वेव शुरू होने की संभावना है। राजस्थान में 7 मई से 9 मई तक और दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 8 मई और 9 मई को हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कम बारिश के साथ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 122 वर्षों में सबसे गर्म अप्रैल का अनुभव हुआ, जहां औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस रहा है। राष्ट्रीय खबरों के बाद चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल की चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने बीएसएफ की इन फ्लोटिंग सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बोट एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ये एम्बुलेंस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने नर्मदा, सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भ्रमण कर जवानों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा के हरिदासपुर बीओपी पर सीमा प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना घुसपैठ और तस्करी को रोकना मुश्किल है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल हैदराबाद में जेपी नड्डा ने तेलंगाना राज्य के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और शाम को महबूब नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आज जेपी नड्डा कोझिकोड पहुंचेंगे और केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन के बेटे की शादी में शामिल होंगे। शाम को जेपी नड्डा कोझिकोड बीच पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के करनाल में एक वाहन से हथियार, विस्फोटक और आरडीएक्स बरामद किया गया है। वाहन में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर बस्तारा टोल प्लाजा के निकट 4 लोगों को पकड़ा गया जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनके पास से 2.5 किलो के 3 आईईडी कारतूस और एक पिस्टल बरामद की गई। पाकिस्तान स्थित एक व्यक्ति हरविंदर सिंह रेड्डा के संपर्क में थे ये लोग, जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने कोविड की तीसरी लहर में अच्छा प्रबंधन किया। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को जो भी निर्देश दिए उन्होंने उन पर अच्छे से अमल किया। तीसरी लहर में दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साथ हरिद्वार में नए भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।
दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वो सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। 2016 से दिल्ली में बीजेपी में 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होता था बिजली के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वे आज वारंगल में राइथो संघर्ष सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर 11 बजे विश्व शांति उत्सव 2022 का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। डीएमके के सांसद अपना 1 महीने का वेतन संकटग्रस्त श्रीलंका को दान देंगे। डीएमके की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पहले ही इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले में जुलाई में सुनवाई करेगा। निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 जून को नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उद्योग विभाग की दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब दिल्ली सरकार अपना उद्यम शुरू करने वाले लोगों को बिना गारंटी के लोन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। हैदराबाद के सरूर नगर में झूठी शान के नाम पर हत्या का एक मामला सामने आया है। परिजनों की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर लड़की के भाई ने युवक की हत्या कर दी। इस मामले में महिला के भाई और आरोपी रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 532 करोड़ रुपए की लागत से अनुभव मंडप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बसव कल्याण विकास बोर्ड की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया, जिन्होंने 3 साल के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण अंडमान सागर और इसके आसपास के इलाके में 6 मई को यानी कि आज कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान ओडिशा के तट से टकरा सकता है। और वहीं ओडिशा सरकार ने भी तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने एनडीआरएफ की 17, ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स की 20 और फायर सर्विस की 175 टीमों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में 22 से 26 मई के दौरान किया जाएगा। इस बैठक में भारत से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से अधिक CEO शामिल होंगे। इस बैठक में करीब 50 राष्ट्राध्यक्षों सहित 300 सरकारी नेता भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल जाएंगे। यहां वे भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 1 महीने पहले भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें आमंत्रित किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से उनके देश की मदद करने की अपील की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ग्लोबल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया है ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूर दराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति जो है वो बढ़ रही है। बड़े पैमाने पर फैली जंगल में आग के कारण करीब 6000 लोग वहां से जगह खाली करने को मजबूर हो गए हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं और इसके पहले भी प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
बैंक ऑफ इंग्लैंड की प्रमुख ब्याज दर बृहस्पतिवार को 13 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। कच्चे तेल की उच्च कीमतों, यूक्रेन और रूस में युद्ध, इसके साथ ही कोविड-19 संबंधी चिंताओं के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि की है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दर 0.75% से बढ़ाकर 1% कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव के रूप में कैराइन जीन पियरे के नाम की घोषणा की। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में शीर्ष प्रवक्ता के रूप में वो सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य बन गई हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। आज पंडित मोतीलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सुबह 10:30 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा में आज श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। साथ ही राज्यसभा दिवस पर राज्यसभा सचिवालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जाएगा, जो कि संसद भवन परिसर में ही होगा। साथ ही आज की खास गतिविधियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति NSC पर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मीडिया से जानकारी साझा करेंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुंबई में उच्च स्तरीय निवेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कोल गैसिफिकेशन, वे फॉरवर्ड और इससे जुड़े अन्य विषयों पर बातचीत होगी। और पराक्रम, ये तो आज की गतिविधियां हो गई, लेकिन अगर बात मौसम की मैं करूं, हम जानते हैं कि इस बार जो गर्मी है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है। और अभी कुछ हफ्तों पहले ही मैंने जब पढ़ा था कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ेगी और बच के रहें। लेकिन गर्मी के जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो पैदावार पर, फसलों पर पड़ रहे हैं। लेकिन अमृता, ये बात तो ठीक कही आपने। मैं ये सोच रहा हूँ कि सोचिए जरा कि अभी अप्रैल बीता है, मई का शुरुआती हफ्ते में हम हैं, तो सोचिए जून में क्या हालत होगी। और जिसमें नौतपा जब होता है 9 दिन के लिए, जिसको रोहिणी तपना भी बोलते हैं, तो उस समय स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। और इसका जो असर है वो हमारे जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन गर्मी का जो कुप्रभाव है, वो भीषण गर्मी की वजह से किसानों पर भी इसका असर पड़ा है। दरअसल फसलों की जो पैदावार है उस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। ये नज़ारा है सूरत के नवसारी बाजार में रखी रसीले आमों की पेटियों का। आमतौर पर हर साल इनसे 2 गुनी पेटियां इस सीजन में नजर आया करती थी, लेकिन इस बार हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। बात ये है कि इस बार इस इलाके में आम की पैदावार महज 20 से 30% हुई है। किसान बड़े परेशान हैं और साथ ही ग्राहक भी, क्योंकि आने वाले दिनों में फलों के राजा के दाम कई गुना बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं, यानी बढ़ते और अस्थिर तापमान की वजह से आम की पैदावार पर खासा असर देखने को मिला है। इतना गर्मी हो रहा है, अभी 45-46 डिग्री ताप अभी हो रहा है, तभी इस साल मेरे सिर्फ 20% माल है, नुकसान लगभग 80%। आम की पैदावार में आ रही बड़ी गिरावट से नवसारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आए। इनका मानना है कि बढ़ती गर्मी और दिन रात के तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बदलाव होने का असर आम की पैदावार पर पड़ा है। गिरावट बहुत ज्यादा है, 25% से नीचे, मीन्स इतना ही इस साल और सालों की कंपैरिजन में जो गिनती करें तो पाक पे उत्पादन है। इनका एक ही वजह है कि जो तापमान में बदलाव, मीन्स हवामान में जो बदलाव, तापमान दिन को बढ़ता है और रात को गिरता है, ऐसी स्थिति जब फ्लावरिंग के समय पे आती है तो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारा रुकावट आता है। और जो फुल्ली फ्लावर्ड जो पेड़ है उस पर ये 4-5 दिन इस तरह का टेम्परेचर 18 से 20 सेंटीग्रेड जो ज़्यादा बढ़ता रहा, दिन और रात के जो तफावत है उसमें 18 से 20
टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस रहा तो साइंटिफिकली माना जाता है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में बहुत अवरोध रहता है और फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाता। ग्लोबल वार्मिंग के कई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है। फिलहाल चिंतित सरकार विभिन्न संगठनों के जरिए कई कदम उठा रही है, लेकिन अभी काफी काम करना बाकी है। वायु, जंगल, खेत, हरियाली, जल सबको सुरक्षित करना है अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाना है, क्योंकि इन्हें बचाना भविष्य बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। जरा सोचिए, भीषण गर्मी की वजह से आम की पैदावार में 80% गिरावट आई। और अमृता, मैं उन लोगों में से हूं जो गर्मी का इंतजार सिर्फ आम खाने के लिए करते हैं। और ऐसे में अब ये भी तय है कि आम की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। जाहिर तौर पे पड़ेगा। आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बार आपको मायूसी होगी क्योंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया है। और अगर हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है और मौसम में आ रहे बदलावों पर काबू पाना है, तो हमें पर्यावरण में आ रहे असंतुलन को भी रोकना होगा। और इसी के साथ पराक्रम वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर चलने से पहले जो खास चीज हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो ये कि केदारनाथ के दर्शन का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। इस साल पहली बार भक्तों के लिए केदारनाथ के कपाट आज से खुल गए हैं। 2 साल बाद मंदिर के खुलने का उत्साह श्रद्धालुओं में साफ नजर आया। इस दौरान आपको बताएं कि 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं और वो नजारा था वो अपने आप में अद्भुत था। बिल्कुल, दरअसल इस खास मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। फिलहाल आप आनंद लीजिए केदारनाथ दर्शन का। और चूंकि अमृता गर्मी बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे लोग वेकेशन प्लान करते हैं, तो ऐसे जो तीर्थ स्थान है वो आपके वेकेशन का हिस्सा हो सकते हैं। इसी के साथ आप लीजिए केदारनाथ के दर्शन का आनंद। और हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। डॉक्टर योगी एरन अब तक 5,000 से अधिक निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कर चुके हैं। मैंने हर मरीज में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी दिलो जान से किया, वो गरीब था या अमीर था। वैसे तो मेरा 5 साल पहले का ये विजन था। ये गूगल में देखा तो मैंने देखा ये तालुका का एरिया है और 10 गांव को फायदा होने वाला है। जो 4-5 साल में काम करने का था वो 1 साल में किया। कन्या विद्या प्रचारिणी सभा नाम से एक संस्था बनाई और 4वीं तक स्कूल खोला। वो फिर 10वीं हो गया, फिर 12वीं हो गया, वो कॉलेज हो गया। 1985-86 में हमने ये कार्य शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हेलो इंडिया में। और पराक्रम, अब उस सेगमेंट का रुख करेंगे जो देता है हमें इतिहास की जानकारी। बिल्कुल, नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर, पलटते हैं कि आज की तारीख के नाम इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज है। 6 मई वर्ष 1944 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन में बापू को कई बार गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। यरवदा जेल में ही बापू ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। वहीं आगा खां पैलेस में 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बापू को उनके समर्थकों के साथ इस महल में लाया गया था। इस पैलेस में भारत कोकिला सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ ही रहीं। 6 मई वर्ष 1972 में आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। वे लांस नायक के पद पर नियुक्त एक पराक्रमी भारतीय सेना के जवान थे। लांस नायक आबिद खान कारगिल युद्ध में वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। आबिद खान ने टाइगर हिल की जंग के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद पाक सैनिकों से जमकर लोहा लिया।
टाइगर हिल की चोटी पर युद्ध के दौरान एक पैर में गोली लगने के बाद भी दुश्मन सैनिकों से दो दो हाथ किए। इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लगी और वो वहीं शहीद हो गए। तो ये तो था आज का इतिहास। और अमृता, आज के इतिहास के बाद दर्शकों को वो जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज के जरिए, जिसकी जानकारी आपको मिलेगी तो वो आपके निश्चित रूप से काम आ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने हमारे देश के छोटे और मध्यम उद्यमियों को सहारा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, हमारे देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और ये योजना काफी सफल रही है। बिल्कुल, और इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, जिसके जरिए पुंछ का उद्योग विभाग लघु उद्योग इकाइयों के लिए लोगों की जमकर मदद कर रहा है, जिसका नतीजा घाटी के लोगों के रोजगार के नए अवसर के रूप में सामने आया है और उन्हें नई पहचान भी मिल रही है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सभी खास जानकारी हमारे सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज में। PMEGP योजना एक रोजगार योजना है। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसे हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के जरिए बेरोजगार लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से लोन मिलता है। खास बात यह है कि इस लोन पर ब्याज में सब्सिडी मिलती है। इसमें सरकार से 10 से 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। सामान्य श्रेणी में लाभार्थी को 10% सब्सिडी, शहरी सब्सिडी दर 15% और ग्रामीण सब्सिडी दर 25% है। वहीं विशेष श्रेणी में लाभार्थी को शहरी सब्सिडी दर 25% और ग्रामीण सब्सिडी दर 35% तक है। PMEGP योजना के लिए अप्लाई करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को PMEGP के वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जिसके बाद ही वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। लोन आवेदन करने के लिए जिला उद्योग केंद्र या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को भी PMEGP के तहत पात्र माना जा सकता है। PMEGP स्कीम 2022 के तहत आप वन, खनिज, खाद्य, कृषि, इंजीनियरिंग, रसायन, वस्त्र, सेवा और गैर परंपरागत ऊर्जा पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के जरिए सरकार देश के लोगों को स्वरोजगार उद्यम और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना चाहती है, ताकि नई परियोजनाओं के शुरू होने से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। तो PMEGP इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं वेब पोर्टल पर जाकर के, इसमें लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब आपको बता दें कि आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। उनके द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत का मार्ग समाज को सत्य का दर्शन कराता है। उनके विचार मानवता की सेवा और मानव कल्याण की दिशा में सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अमृता। बिल्कुल, और अब नजर डालेंगे संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, कार्यक्रम मुद्दा आपका में। और शाम 7:30 बजे आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सांसद। और इसी के साथ रात 8 बजे आप देखिए हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। और 9:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम डिप्लोमेटिक डिस्पैच। और इसी के साथ ही हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही संसद टीवी का कू ऐप, ट्विटर और इंस्टा पर भी ये उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दे सकते हैं, जिसे हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।
देखते रहिए सनसेट टेलीविजन। नमस्कार। नमस्कार।